Bismillah. BCom second year, second semester. Subject is leadership and management skills. First unit, what is leadership? According to Kuhn and O'Donnell, leadership is defined as the influence, the art of process of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of group goals. लीडरशिप क्या है अपने को? लीडरशिप जो है, एक लीडर होता है जो सारे लोगों पे जिसकी बात का असर रहता, जो लोगों को कंट्रोल करता, जो लोगों को जो है मैनेज करता और वो लोग को मोटिवेट करता, वो लोग से जो है जो भी उनका गोल रहता, कंपनी रहने दो चाहे किसी भी चीज़ में रहने दो, और उनका गोल जो है वो लोग हासिल करने के लिए वो लोग उसको जो है लोगों को वो कंट्रोल करता, मोटिवेट करता हूँ, ठीक है, अचीव करने के लिए गोल को। कोई भी एक डेफिनेशन इसमें से देख ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, खासियत क्या है। इन द लीडरशिप प्रोसेस अ लीडर एंड हिज फॉलोअर्स वर्क टुगेदर फॉर अटेनिंग कॉमन गोल्स। तो लीडरशिप में क्या रहता, लीडर और उसके जो भी फॉलोअर्स रहते लोग, वो सब एक गोल अचीव करने की कोशिश में रहते। सो अ रिलेशनशिप इज़ बिल्ड बिटवीन अ लीडर एंड फॉलोअर, इस वजह से इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप रहता। लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग बिहेवियर प्रोसेस। लीडरशिप का मतलब एक दिन का, एक महीने का नहीं रहता, एक लॉन्ग टर्म जो है ना लीडर रहता। इन द लीडरशिप प्रोसेस अ लीडर ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स फॉर अचीविंग द कॉमन गोल। जो डेफिनेशन में देखे अपन, एक जब कॉमन गोल रहता अपने को, वो कॉमन गोल अचीव करने के लिए अपने को जो है लीडर मोटिवेट करता लोगों को, ठीक है। इन द लीडरशिप प्रोसेस लीडर मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। लीडरशिप प्रोसेस में क्या है, लीडर अलग अलग तरीक़े यूज़ करते हैं, हर लीडर सेम नहीं रहता, सबके तरीक़े अलग अलग रहते चीज़ें मैनेज करने के। विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप प्रोसेस लीडर कैन हेल्प देयर फॉलोअर्स टू नो देयर इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क कैरिड आउट बाय देम। तो लीडर क्या करता, हर आदमी को उसकी क्या अहमियत है और उस काम के लिए जो उस काम में उसकी क्या अहमियत है, ठीक है, और वो काम कितना अहमियत करता है, ये सारी चीज़ें आपको एक लीडर बताता, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है डिफाइन ट्रेड्स। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लीडर्स ट्रेड्स। ट्रेड इज डिफाइंड एज अ रिलेटिवली लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ट्रेड क्या है, फितरत बोल सकते, उनकी जो है ना, उनके जो हमेशा उनकी आदत बनी हुई रहती, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड किसको बोलेंगे और लीडरशिप के ट्रेड्स क्या क्या है, लीडरशिप के जो है खुसूसियात क्या है, लीडरशिप लीडर के पास क्या चीज़ें रहना। The trade approach aims to determine what makes a successful leader from the leader's own personal characteristics. एक आदमी कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खासियत क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें कितना सक्सेसफुल लीडर बन सकता, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीडर ट्रेड्स, अलग अलग किस्म के लोग रहते। एग्जाम्पल, फिजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। तो इसमें क्या देखते हैं बोले तो हाइट, वेट, फिजिक, एनर्जी, हेल्थ एक्सेट्रा। इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशियबिलिटी, लोगों से मिलने जुलने का तरीका, विल, ठीक है, कुछ करने की जो है कितनी उसके अंदर शिद्दत रहती, कुछ कितना स्ट्रांग रहता, विल पावर। डोमिनेंस, लोगों को कंट्रोल करने का तरीका कैसा है। सर्जेंसी, बात कैसा करता, खुश रहता, लोगों से मिलना, लोगों को इंकरेज करना, कितना अलर्ट रहता, ठीक है। ये पूरे जो है ट्रेड्स में आते हैं। उसके अलावा जो है ट्रेड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्वालिटीज़ एंड एक्वायरेबल क्वालिटीज़। इनेट क्वालिटीज़, इनेट क्वालिटीज़ आर दोज विच आर पोजेस्ड बाय वेरियस इंडिविजुअल बाय बर्थ। तो इनेट क्वालिटीज़ में क्या है, जो पैदाइशी किसी भी आदमी में गॉड गिफ्टेड रहते। फिजिकल फीचर्स है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, ये तो आप उनसे लिख दे सकते हैं। उसके बाद है एक्वायरेबल क्वालिटीज़, जो बाद में कोई सीखता। Acquirable qualities of leaders are those which can be acquired and increased through the various processes. अपने आप को अपन ट्रेन करते इस चीज़ के लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि सब्र करना,
जो है ना सब्र के साथ चीज़ों को डील करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मोटिवेटिंग स्किल्स, लोगों को आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देने के जो है ना स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स, कुछ भी जो है टेक्निकली चीज़ों को समझना, सोचना, सही डिसीजन लेना सही टाइम पे। कम्युनिकेटिव स्किल, बातचीत करने का तरीक़ा सीखना, लोगों से कैसा डील करना। सोशल स्किल, लोगों के बीच में कैसा रहना, लोगों के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस सब कैसा पहचानना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक लीडर्स के ट्रेड्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। इफेक्टिव लीडर अगर कोई है तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहना। सबसे पहले कम्पिटेंट। Effective leaders act based on reason, moral principle, and domain knowledge. Skills and knowledge are main goals. So effective leaders should try to improve them and should try to acquire. हमेशा उन्हें क्या है, अपने आप को जो है सीखने में रखना, उन्हें हर चीज़ नई चीज़ सीखते जाना ताकि दूसरों से अच्छा रहना, जो है ना दूसरों से बेहतर रहना। कम्पिटेंट यानी कॉम्पीट करना एक दूसरे से, तो हमेशा कम्पिटेंट रहना, उन्हें कोई चीज़ में पीछे नहीं रहना। ऑनेस्ट, वो ईमानदार रहना। इंटेलिजेंट, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी उन्हें कोई भी चीज़ के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना। ह्यूमिलिटी, लीडरशिप इज़ इंडिकेटेड थ्रू कैरेक्टर बट नॉट थ्रू ईगो। ईगो नहीं रहना उसको, ह्यूमिलिटी रहना उसके अंदर, उन्हें बहुत हम्बल रहना, ठीक है। लोगों को माफ़ करना, लोगों को साथ लेके चलना, कभी भी ईगो शो नहीं करना। विजनरी ऑन फॉरवर्ड लुकिंग, हमेशा आगे देखने वाला रहना, दूरअंदेशी रहना उसके अंदर, ठीक है। ये करे तो क्या होता, ये नहीं करे तो क्या होता, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्वालिटीज़ रहना। 7-8 भी लिख सकते हैं इसमें। असर्टिव एंड फेयर माइंडेड, हमेशा जो है इंसाफ करने वाला, फेयर बात करने वाला जो है ना रहना उन्हें। क्रिएटिव, हमेशा नए नए चीज़ें जो है उन्हें, क्रिएटिविटी उन्हें हमेशा वो करते रहना, नया चीज़ें सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहना उसके पास। Emotional intelligence, an effective leader is a good team player, works efficiently in times of pressure and use his or her capability to the optimum extent. उन्हें क्या है, इमोशनली इंटेलिजेंट रहना, उन्हें एक अच्छा टीम प्लेयर रहना, यानी कि सारी टीम में जो है ना सिर्फ उन्हें टीम के ऊपर प्रेशर न डालना, टीम के साथ मिलकर काम करना। ओके। इंस्पायरिंग, लास्ट पॉइंट, हमेशा इंस्पिरेशन बने के रहना उन्हें दूसरों की, ताकि कोई टीम लीडर को या कोई टीम प्लेयर को उससे शिकायत नहीं रहना। ओके, नेक्स्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है, आगे बढ़ने का जो है अपने को जज्बा रहना या जज्बा देना। अकॉर्डिंग टू ड्यूबिन, मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स फोर्स दैट कीप्स अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन इज समथिंग दैट मूव्स द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यूस हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड। मोटिवेशन का मतलब क्या है, अब आप जो है कुछ काम कर रहे हैं, अब आपको जो है वो काम में बनाए रखने के लिए दिलचस्पी, अब एक आदमी कारोबार कर रहा, तो अगर प्रॉफिट आते रहा, कस्टमर आते रहा, तो उन्हें मोटिवेट होते रहता, उसको 4 घंटे ज़्यादा बैठना पड़ा भी तो बैठता खुशी से उन्हें, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल रहा, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा, उसको इंटरेस्ट आ रहा कारोबार में, उसकी दिलचस्पी की चीज़ हो रही है, उसको मोटिवेशन बोलते हैं। अब अपन पढ़ने बैठते अपने को इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं, अगर अपने को जो है कुछ चीज़ें अच्छे दिख रहे हैं, पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट आ रहा, तो अपन खुद और ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करते और ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करते, उसको मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टैंड विद द बेस्ट एग्जाम्पल, वाई कंज्यूमर्स परचेज और पे फॉर फ्री आइटम्स लाइक वाटर, एज वी नो दैट वाटर इज लेस एक्सपेंसिव एंड परचेज फ्रॉम म्युनिसिपल एजेंसीज, बट मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स प्रीफर पेइंग 1000 times the price of municipal to purchase mineral or bottled water. This question can be answered in this way. Consumer pay more for bottled water due to 3 major purchase motives. First is the health issue, as some users rely on nutrition and fitness motive. They want pure and fresh water. Secondly, many consumers are dissatisfied with the containment and degrading water quality. Finally, third motive can be status. तो यहाँ पे दिया एग्जाम्पल है ना, लोग जो है फ्री पानी मिलता उसके बावजूद भी जो है पैसे दे के बॉटल का पानी क्यों ख़रीदते, क्यों पीते। एक तो क्या है, हाइजीन की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। दूसरा जो है लोग मेंटेन सही नहीं करते वाटर की क्वालिटी। तीसरा जो है अपने
स्टेटस के लिए। तो ये चीज़ों के लिए कंपनीज मोटिवेट करते हैं उन लोगों को, ये ख़रीदे तो ये फ़ायदा है, तो मोटिवेट होकर वो लोग वो चीज़ खरीदते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक है नेगेटिव मोटिवेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द फोर्स और फियर, वर्कर्स कैन बी थ्रेटन्ड विथ डिमोशन, डिसमिसल, ले ऑफ, पे कट एक्सेट्रा। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या है, लोगों को डरा के जो है ना काम करने पे मजबूर करना। डिमोशन, उसको जो है ना उसका जो भी रैंक है उससे नीचे कर देते, डिसमिस कर देते, निकाल देते, पैसे कट कर लेते, तो उन्हें मजबूरी में क्या है काम करता। पॉजिटिव मोटिवेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, अच्छा काम करेंगे तुम्हारे को बोनस मिलेगा, तुम्हारे को ये फैसिलिटी मिलेंगी, तुम्हारे को पोजीशन मिलेंगी, दैट इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब, इंक्रीज इन वेजेस एक्सेट्रा। ये भी वही है, इसके अंदर जो है आप एक जॉब कंप्लीट कर लिए, आपका टास्क कंप्लीट हो गया, होने के बाद में आपको जो है ना सैलरी बढ़ी, आपको जो है ना आगे चल के बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं, छुट्टी मिलने वाली है आपको, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ अवेलेबल एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या है, काम चल रहा, अभी काम चलते चलते अपने को जो है चीज़ें मिल रहे हैं, वहाँ पे तारीफ़ मिल रही, ठीक है, अथॉरिटी मिल रही, आपको वहाँ पे हो सकता कुछ जो है ना फाइनेंशियल भी हेल्प मिल रही, ये सब चीज़ें काम चलते वक्त। एक्सट्रिंसिक में काम हो जाने के बाद में। ओके, फाइनेंशियल मोटिवेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मनी। फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब क्या है, सीधा सीधा जो है आपको कोई भी काम करने से आपको फाइनेंशियली कंपनी फ़ायदा पहुंचा रही, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मोटिवेशन। ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसे वगैरह आपको मिल सकते हैं। ओके, बस काफ़ी है इसमें था। सेकेंड यूनिट, राइट ब्रीफली अबाउट द बेसिक मैनेजरियल स्किल और फंक्शन। मैनेजमेंट, एक मैनेजर था, मैनेजर कोई भी हो सकता, अपने घर के जो बड़े रहते हैं उन्होंने भी मैनेजर्स रहते हैं, कोई इवेंट मैनेज कर रहे हैं, कोई एग्जांपल किसी का ने शादी है, दावत है या कोई भी चीज़ है, तो कोई एक आदमी हाथ में लेता जो है मैनेजमेंट, लेने के बाद में जो है मैनेज करता चीज़ों को, उन्हें भी मैनेजर ही होता। तो यहाँ पे एग्जांपल आप वो फॉलो करो या फिर कंपनी का कोई मैनेजर फॉलो करो। तो कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए जो है ना अपने को स्किल्स क्या क्या रहते हैं या फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेसिक फंक्शन इज नेसेसरी। हियर आर द बेसिक फंक्शंस। तो मैनेजमेंट क्या है, अपने को एक प्रोसेस है जहाँ पे अपने को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो अपन मुकम्मल करते हैं। एग्जांपल, कोई एक इवेंट मैनेज कर रहे हैं, एक शादी है, एक दावत, एक शादी का फंक्शन मैनेज कर रहे हैं, समझो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें प्लानिंग, कैसा करना है, क्या करना है, ठीक है, हर चीज़ प्लान करके हर चीज़ तय करते, अपनी हद कितनी है उस हिसाब से चीज़ों को जो है अपन सेटल करते हैं। कौन करेंगे, किसको काम देना है, क्या काम करना है, कितनी देर में काम होता, कितने दिन पहले काम शुरू करेंगे, ये पूरा प्लानिंग के अंदर आता। ऑर्गेनाइजिंग, जो प्लान बनाए उसको प्लान के हिसाब से तरतीब में लाना, पहले क्या काम शुरू करना है, कहाँ से काम शुरू करना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ये पूरा तरीके से ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग में क्या है, कौन से आदमी को क्या काम देना, उसके हिसाब से किसको क्या काम, अगर कंपनी है तो उसमें ट्रेनिंग किसको देना है, उसी पोजीशन पे किसको प्लेस करना है, कौन सा काम किसको हैंड ओवर करना है। वही अपन दावत कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो कौन सा सामान कौन लाएगा, फंक्शन हॉल में कौन रहेगा, काइंड ऑफ एग्जाम, इसको स्टाफिंग बोलेंगे। उसके बाद है डायरेक्टिंग बोलते हो डायरेक्शंस देना। इसका मतलब एक आदमी रहेगा या फिर आदमियों के ऊपर, हर 8 आदमी पे 10 आदमी पे सपोज एक आदमी को रख दिए, उनका काम देखने वाला, उसको सुपरवाइज़र बोलते हैं अपन। तो या तो एक आदमी पूरों को डायरेक्शन देना, या तो काम डिवाइड कर लेके हर कोई जो है अलग अलग डायरेक्शन एक दूसरे को यहाँ पे देना कि कौन क्या काम करेगा, कैसा करेगा। कोऑर्डिनेटिंग, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, काम एक ही है, आप दावत कर रहे हैं, दावत को सक्सेसफुल करना है, एक ही गोल है, एक ही गोल अचीव करना है। तो सब जने अलग अलग हिस्सों में काम करके वो सारे काम को एक जगह पे कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे से। हाँ भाई ये काम होगा, इसके बाद आपका ये काम होगा, उनका ये काम। जब कोऑर्डिनेशन आ गया, कोऑर्डिनेशन आने के बाद में जो है काम अपना कंप्लीट हो जाता है। रिपोर्टिंग, जैसा जैसा जिसका जो भी काम कंप्लीट होगा उन्हें आना रिपोर्ट करते जाना, हाँ भाई मेरा काम ये हो गया, मेरा काम ये होगा। उसके बाद है बजटिंग, कौन सा चीज़ को कितने पैसे लग रही, ठीक है, उस बजट को मैनेज करना। ओके, दैट्स इट।
काफ़ी है ये। एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट अपन देखे थे फंक्शन प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए अपने को क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले है अपने को क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता लाना, यानी कि वो चीज़ सोचने के लिए अपने आप को पहले होशियार करना, अपने को तैयार करना। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड कुंट्ज एंड क्रेल डोनल द मैनेजमेंट स्कॉलर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप in the planning process. In this step the manager creates the foundation for developing plans. सबसे पहले मेरे को प्लान करना है, अपने आप को वो पोजीशन के लिए, वो सोच के लिए तैयार करना। उसके बाद सेकंड है सेटिंग गोल्स। आपका क्या गोल है, आपको जो है सेटिंग गोल्स इन द सेकंड, क्या करने का है, मेरे को ये टाइम तक ये चीज़ कर देने का है, मेरे को ये टाइम तक जो है ये चीज़ कर देने का है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग द गोल्स। जैसा कि आप मैंने बोला आपको फंक्शन का, मेरे को ये फंक्शन कंप्लीट करने का किसी भी हाल। एजम्पशंस, अब यहाँ से अंदाज़े लगाना, एज्यूम करना, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हुआ ये चीज़ ऐसी हुई, तो ये एजम्पशंस पहले बना लेना। एनालाइजिंग कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद सोचना कि कौन से काम को किस तरीके से अपन कंप्लीट कर सकते, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग सपोर्टिव प्लान्स, उसके अलावा जो है अपने को प्लान्स करना के कौन से काम को करने के लिए किस तरीके से प्लान बनाएंगे, किस तरीके से काम होगा। ये काम है, काम को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिए, एक हिस्सा जो है किस हिसाब से उसको पूरा करेंगे, उसकी प्लानिंग, हर एक काम के लिए छोटी छोटी प्लानिंग्स और करना पड़ता अपने को, ओके। नेक्स्ट आंसर है इसमें, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता लोगों को काम पे लगाना या काम पे रखना, ठीक है। तो लोगों को काम देना या काम पे रखना, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ये वर्ड सीख लो, आगे फ्यूचर में बहुत काम में आता। इसका प्रोसेस कैसा है, सबसे पहला क्या है, रिक्रूटमेंट प्लानिंग। सबसे पहले प्लान करना, कोई भी चीज़ रहने दो, उसके लिए कितने कैंडिडेट्स के लिए अपन जॉब्स खोलना है, कितनों को काम देना है, ये सब पहले प्लानिंग तय कर लेना। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, द सेकंड स्टेप्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, दिस प्रोवाइड्स आंसर वेयर टू लुक फॉर, कहाँ पे ढूंढना है अपन। जैसा कि कंपनी है, उन्हें कैंपस पे जाके जॉब देंगी या फिर लोगों को बुला के कंपनी पे इंटरव्यू लेंगी, ऐसे टाइप के प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद कौन से टाइम पे लेना, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो टाइम पे इंटरव्यूज़, वो तो लोग नहीं आते, कईयों के एग्ज़ाम्स रहते, ठीक है। सीज़न देखना, बहुत चीज़ें इसमें कंसिडर कर। सर्चिंग, द थर्ड स्टेप इज फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द सर्च फॉर ए कैंडिडेट बिगिंस ओनली आफ्टर द लाइन मैनेजर communicates that there is a vacancy of there would be a vacancy in the future. Searching involves selecting and screening of potential candidates. Searching में क्या है, लोग कैंडिडेट जो भी सीवी डाले, जो भी आए, सबसे पहले उनकी सीवी देखना, स्क्रीन करना बोलते हैं, उसको चेक करना कि अपने हिसाब से वो मैनेज होते, अपने हिसाब से मैच होते या नहीं होते। स्क्रीनिंग ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, उसके बाद में फिर उन लोगों को पर्सनली बुला के फिर उन लोगों की स्क्रीनिंग करना, यानी कि उनका इंटरव्यू लेना, उनका जो है ना शॉर्ट लिस्ट करना उनको, ठीक है, छांटना, समझो पूरा चेक करके। इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके बाद में दिस स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट मोस्टली इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर। उसके बाद में अपने को ये देखना कि कहाँ कहाँ पे अपन कॉस्ट कम कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में जो है अपन इंटरव्यूज़ के लिए लोगों को बुला सकते, लोगों को सेलेक्ट कर सकते, कंपनी का कितना खर्चा बचा सकते, कम से कम सैलरीज में अच्छे से अच्छा कैंडिडेट हायर कर सकते। ओके, ये स्टेप्स थे। चलिए नेक्स्ट है अपने को थर्ड यूनिट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन है इसके। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है मालिकाना हक, समझो, ठीक है। कोई भी चीज़ का बिजनेसमैन या बिजनेस करने वाला ओनर जो रहता है, बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं।
According to H. Cole, entrepreneurship is the purposeful activity of an individual or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain and organize a profit-oriented business. तो ये क्या है, एक आदमी हो सकता है या ग्रुप हो सकता, ये लोग प्रॉफिट बनाने के लिए एक बिजनेस सेटअप करते हैं और एक बिजनेस चलाते हैं, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बिजनेसमैन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते। सबसे पहला एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या रहता, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्योरली पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी रहती। इसमें जो है जो भी है प्रॉफिट से रिलेटेड रहता, पैसों से रिलेटेड रहता। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर जो है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, तो उन्हें सही बिजनेसमैन बन सकता, सही बिजनेस हो सकता। हाई अचीवमेंट, हमेशा जो है आगे बढ़ना और बहुत ऊपर जाना, सक्सेसफुल होने की जो है उसके अंदर काबिलियत रहना और नीयत रहना। इनोवेशन, हमेशा उन्हें बदलाव करते रहना, बिजनेस में नए नए चीज़ें ट्राई करते रहना। ठीक है। चीज़ों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते रहना। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटी फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। दिस स्किल मीन्स दैट एन एंटरप्रेन्योर कैन मेक द फर्म इफेक्टिवली बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटीज टू अदर्स। इसमें क्या है, कई लोगों को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, काबिल लोगों को लेके हर एक उसके हिसाब का काम जो है डेलीगेट करना। मैनेजरियल स्किल, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर क्या है, मैनेजमेंट स्किल रहना, हमेशा अच्छे तरीके से जो है उन्हें बिज़नेस को मैनेज कर सकना, लोगों को मैनेज कर सकना, एक अच्छा लीडर रहना उन्हें, तब जाके बिजनेस में सक्सेसफुल होता हो। चलिए, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिससे जो है असर होता बिजनेस में। सबसे पहला है एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन से क्या है, आप जो है दुनिया को समझ सकते हैं, वक्त को समझ सकते हैं, चीज़ों को, लोगों को समझ सकते हैं एजुकेशन की वजह से, तो इससे आपको बिज़नेस करने में बहुत आसानी होती। लीगल, क़ानून अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आना, जब बिज़नेस करना है तो आप क़ानून को भी समझे तो आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा असर होता उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो फैसिलिटीज़, बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने को फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, फैक्ट्री है जो है, पावर सप्लाई है, वाटर, कोल वगैरह कई चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे चीज़ें आपके बिज़नेस को हेल्प करते हैं। इंस्टीट्यूशनल, द एंटरप्रेन्योर्स नीड एडवाइस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन, स्पेशली इन केस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, फाइनेंस एंड अदर सच एज टेक्निकल नॉलेज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। Thus, in order to create an awareness in the entrepreneur about all the above matters of their own interest, institutions must be established. तो एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैनों को ट्रेन करने के लिए, उनको नॉलेज के लिए, उनके मालूमात के लिए अलग अलग किस्म के जो है ना ऑफिसेस बनाना जो है ना, जिससे लोगों को रॉ मटेरियल अलग अलग टाइप का जो आता, फाइनेंस है, बैंक्स वगैरह है और अदर फैसिलिटीज़, इसकी नॉलेज हासिल होना। फाइनेंशियल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड, तो फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह और अदर एजेंसी से, नॉन बैंकिंग, ये सब जो है बिजनेसमैनों को लोन्स वगैरह देने के लिए हमेशा रेडी रहना। कम्युनिकेशनल, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स यूजुअली डिसअपियर्स बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन गैप। कम्युनिकेशन बोले तो आपको जो है ना इंटरनेट है, ठीक है, टेलीफोन है, मोबाइल्स वगैरह ये सब, ठीक है, ईमेल सर्विसेज है, ये सब चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग रहना, ताकि जो है कम्युनिकेशन ईजी, जैसा अगर आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट करते, आप ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, किसी भी थ्रू कांटेक्ट कर सकते। तो कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेसेस हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना, उससे क्या होता है, बिजनेस अच्छा चल सकता। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स थोड़े से पढ़ेंगे इसमें। पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स are the people who initiate innovative ideas of the new products or services and create business. बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या है, नए आइडिया लाता है मार्केट में और उसका बिजनेस बना लेता। एग्जांपल है आपको ओला है, आपके क्या है, यूबर है, स्विगी है, जोमेटो है, लोग क्या है नए आइडियाज़ लाए और बड़ा बिजनेस बना लिए। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु डील्स विद ओनली ट्रेडिंग एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। इन लोगों का काम सिर्फ सामान खरीदना और बेचना, सामान बनाते नहीं इन लोग, ठीक है, सिर्फ ट्रेड करते। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, यूजुअली इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स आर द मैन्युफैक्चरर्स हु recognize the essential needs of the customer and then produce
प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। ये लोग कौन है? इंडस्ट्रीज़ कायम करते हैं लोग। इंडस्ट्रीज़ कायम करके क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जो कस्टमर ज़्यादा मंग रहा वो टाइप का प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ में बना के सप्लाई करते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु प्लान्स, डेवलप्स एंड मैनेजेस अ कॉर्पोरेट बॉडी। ही और शी मेक्स यूज ऑफ हिज और हर इनिशिएटिव, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग। कॉर्पोरेट बोले तो बड़े बड़े बिजनेसेस को कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसेस तैयार करना, ठीक है, अलग अलग कंपनीज को साथ लेके। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स डील्स विद द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज प्लफिंग एंड मार्केटिंग क्रॉप्स। तो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता, ज़मीना रहने दो, खेती का रहने दो, खेती का माल जो भी निकलता प्रोडक्शन उसकी सप्लाई रहने दो, ये सारे एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर करता। ठीक है, बस काफ़ी है इसमें। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस ट्रेड्स और क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या रहना, एक बिजनेसमैन में क्या ना, सबसे पहला क्या रहना, गोल्स रहना, ऑब्जेक्टिव्स रहना। मकसद रहेगा तो उन्हें बिजनेस में उतरता गई को उन्हें प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस को बड़ा करना है, इतने साल में ये बिजनेस यहाँ तक लेके जाना है, ये होता उसका गोल। सेकेंड है बिजनेस सीक्रेसी, अपना बिजनेस का सीक्रेट हमेशा अपने पास ही रखना, नहीं तो दूसरा भी वही बिजनेस स्टार्ट कर लेता, फिर आपका बिजनेस जो है सही नहीं चलता। सीक्रेट कायम रखना। ह्यूमन रिलेशंस कैपेबिलिटी, लोगों के साथ अपना जो भी स्टाफ रहता और कस्टमर रहता, दोनों के साथ या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते, उन सब के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने की काबिलियत रहना। गुड कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत का तरीका उसका बहुत ही अच्छा रहना, चाहे वो किसी के भी साथ रहना। टेक्निकल नॉलेज, जो भी बिज़नेस कर रहा है उसके बिज़नेस की उसको पूरी तरीके से हर किस्म की नॉलेज रहना। इंडिपेंडेंट, फैसला लेने के लिए हमेशा उन्हें जो है इंडिपेंडेंट रहना, किसी के ऊपर उन्हें डिपेंड नहीं रहना, खुद कभी भी फैसला ले सकना। हार्ड वर्किंग नेचर, अपना बिजनेस है तो खुद हार्ड वर्क करे तो चलता, खुद मरे तो खुदा मिलता बोलते। तो इसके अंदर जो है आपको जितना जो है आप खुद हार्ड वर्क करेंगे उतना आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता। इनोवेटिव, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना, चेंजेस के लिए तैयार रहना, नए नए चेंजेस बिजनेस में लाते रहना। गुड ऑर्गेनाइजर, बिजनेस को अच्छे तरीके से तरतीब से ऑर्गेनाइज करना। ओके, फोर्थ यूनिट है इनोवेटिव लीडरशिप एंड डिज़ाइन थिंकिंग। What is emotional intelligence? Explain its need, competencies and factors affecting emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to identify both our own feelings and others' feelings for the purpose of encouraging ourselves and directing emotions appropriately while interacting with other people. Emotional intelligence में क्या है? अपने भी फीलिंग्स को समझना और सामने वाला क्या सोच रहा, क्या समझ रहा समझे, वो चीज़ को भी समझना, उसके फीलिंग्स का भी अंदाज़ा लगाना। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसा कि एक मैनेजर है, उन्हें क्या है, स्टाफ को सीधा उठा रहा, हुक्म दे रहा कुछ काम के लिए, ये नहीं सोच रहा, ये नहीं देख रहा कि वो स्टाफ उस चीज़ को जो है पॉजिटिवली ले रहा या नेगेटिवली ले रहा या ज़बरदस्ती उन्हें ले रहा। तो ये उसको समझना, उसके हिसाब से चीज़ें हैंडल करना, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सामने वाले के भी फीलिंग्स को समझना। द इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर परसीव, एक्सेस, जनरेट एंड ट्रांसफॉर्म इमोशंस इनटू थॉट्स एंड एक्सप्रेशन एज टू अचीव द लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है, अपने भी फीलिंग्स वगैरह, उसके भी फीलिंग्स को समझना, फिर उसको कन्वर्ट करना अपने बिजनेस के हिसाब से, और कोशिश करना हैप्पीली जो है अपन लॉन्ग टर्म तक काम कर सके। नीड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, ज़रूरत क्या है भाई इसकी? द करियर ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई हिज और हर एबिलिटी टू कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस। एक आदमी आगे बढ़ना चाह रहा ज़िंदगी में, कुछ पॉजिटिवली जो है ना बहुत दूर तक जाना चाह रहा, तो उन्हें जब तक अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं करा, उन्हें अपने आप पे शक करना बंद नहीं करा, गुस्सा कंट्रोल नहीं करा, जब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा उन्हें पॉजिटिव सोचना। द ऑर्गेनाइजेशनल जॉब्स, स्पेसिफिकली मैनेजरियल जॉब्स, रिक्वायर द इंटेलिजेंस इमोशन। एक मैनेजर जो रहता उसको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहती, क्योंकि कई लोग उसके अंडर में काम करते, तो सबको मैनेज करना, सब के अलग अलग नेचर्स को बर्दाश्त करना, ठीक है,
ये सब उसके अंदर आता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। द एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल फंक्शन पैरेलली विद द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। लोगों की जो भी काबिलियत है वो जो है साथ साथ जो है काम के साथ साथ इमोशंस को भी अहमियत देना रहता। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। इवन द टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो छोटी छोटी चीज़ को ना रिएक्ट नहीं कर सकता, उन्हें ओनर रहने दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहने दो, उन सबको क्या है हर एक को समझना, हर एक के फीलिंग्स को समझना, लेके चलना रहता साथ में। द मैनर इन विच एन एम्प्लॉय मैनेजेस हिज और हर इमोशंस रिवील हिज और हर परफॉर्मेंस एट वर्क। जब एक एम्प्लॉय अपने इमोशंस को किस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे उसका काम कैसा है वो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, उनसे लिख दे सकते हैं आंसर पूरा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मेथड्स टू आइडेंटिफाई इमोशनल इंटेलिजेंस, तरीक़े कैसे है कि अपन इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचान सकते हैं। पहला है बाय डिस्कवरिंग द इमोशंस। द फिनोमिनन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी आइडेंटिफाइड इफ एन एम्प्लॉयर इज अवेयर ऑफ बोथ हिज और हर ओन फीलिंग्स एंड और इमोशंस एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स। दिस नॉलेज इनेबल्स हिम और हर टू डेवलप गुड बॉन्डिंग। तो सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला चिड़ में है, सामने वाला खुश है, वो भी मालूम रहना, अपने इमोशंस तो अपने को मालूम रहते हैं। ये दोनों जब मालूम है तो दोनों की बॉन्डिंग को अपन जो है अच्छा मेंटेन कर सकते, अच्छा लेके चल सकते। समझना सामने वाले को, पहली चीज़ ये है आइडेंटिफाई करने की इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्सक्यूज मी, आगे पीछे हो गया शायद पेपर। और वो आंसर को छोड़ दो, इसमें जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर अपन जो है ना ये आंसर इम्पोर्टेंट है, इसको कवर कर लेंगे। इसको नहीं लिया था मैं, भूल गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मीनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ एन ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान की जो काबिलियत रहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उसकी समझदारी होशियारी रहती है। आर्टिफिशियल जो बनावटी है, जो कंप्यूटर्स के थ्रू या चीज़ों के थ्रू जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई, जो आजकल अपन यूज़ कर रहे हैं। मीनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैव द इन गुड मेंटल एबिलिटीज सच एज रिमेंबरिंग, नोइंग, ऑब्जर्विंग वगैरह। तो याद रखना, जानना, कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसका वजह समझना, वजह फाइंड आउट करना, ये इंसान की काबिलियत है, इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस बोलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये क्या है? कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, विच डील्स विद द सिस्टम दैट एग्जिबिट some form of intelligence. Artificial intelligence deals with the study of those systems that can think. Artificial intelligence deals with the study of those systems that can think like humans, that can act like humans, that can learn new concepts, draw useful conclusions. तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद ह्यूमंस डिज़ाइन करते डेली के कुछ सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। तो उन्हें भी कोशिश करता जितने चीज़ें इंसान उसको सिखाए उसी पे उन्हें काम करने की कोशिश करता। ओरिजिन इट क्रिएटेड एंड डेवलप बाय द इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल टू थिंक, रीजन, रिकॉल। वही चीज़ें हैं। ये कहाँ से शुरू होता? कोई चीज़ को समझना, खुद में अपने पास गॉड गिफ्टेड रहते स्किल्स रहते अपने पास, कुछ चीज़ों को अपन रीज़न करते, ये कहीं को हो रहा, ये कैसा हो रहा, बारिश क्यों हो रही, ठीक है, हवा क्यों चल रही, ये अपन रीजन्स ढूंढते और रिकॉल और याद करते, चीज़ें सोचते। इट इज़ एन इनोवेशन विच इज़ डेवलप बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस। नॉबर्ट वेनियर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस एंड डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? इंसान बनाया सो है। नॉबर्ट वेनियर फर्स्ट था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करा था। स्टेट इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन्स विच आर एनालॉग। एनालॉग बोलते अपने को पहले। इसमें क्या है? इसमें क्या यूज़ होता अपने को? दिमाग यूज़ होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस किससे मालूम होती है? हमेशा अपने को उसके दिमाग से मालूम होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मशीन्स विच आर डिजिटल। अपने को मालूम है कंप्यूटर मशीन्स डिजिटल रहते हैं। स्पीड द स्पीड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज यूजुअली लो व्हेन कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी स्पीड हाई रहेंगी, इसकी इंसान की स्पीड सोचने की लो रहती है। कंप्यूटर का क्या है?
वो डिजिटल है, उन्हें प्रोसेस करता डेटा को, तो उन्हें फास्ट सोच सकता। एक्यूरेसी, ह्यूमन इंटेलिजेंस में प्रोवाइड सम एरर्स, इंसान गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर्स कभी भी गलती नहीं करता, क्योंकि उसका ने खुद की सोच नहीं, जैसा अपन इनपुट देंगे वैसी आउटपुट देता उन्हें। एनर्जी यूज़, द ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजेस 25 वाट्स ऑफ एनर्जी, इंसान का दिमाग भी 25 वाट एनर्जी यूज़ करता, यहाँ पे इन्हें 2 वाट्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता हूँ। अडेप्टेशन, इट कैन ईजिली अडेप्ट न्यू चेंजेस एंड कैन एडजस्ट इन एवरी सिचुएशन, इंसान का दिमाग क्या है, जो चीज़ों में गया, जो हालात देगा उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेता उन्हें। इट टेक्स मच टाइम, यहाँ पे क्या है, इन्हें नए चीज़ों के लिए टाइम लगता है, इसको सीखना रहता है, इसको फिर अपने को प्रोग्राम करना पड़ता, ट्रेन करना पड़ता, जब जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको अडाप्ट करता। मल्टीटास्किंग, इट कैन परफॉर्म मल्टीटास्क एट अ टाइम एज ही हैव ब्रेन एंड नोस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इंसान का दिमाग भी जो है मल्टीटास्किंग यानी एक से ज़्यादा काम कर सकता। इट कैन ओनली परफॉर्म फ्यूअर टास्क एट अ टाइम, इन्हें क्या है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, जितने असाइन करे उतने ही काम इन्हें कर सकता। काफ़ी है। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल्स इन डिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग जो प्रोसेस है, डिज़ाइन थिंकिंग के लिए अपने को क्या क्या उसूल फॉलो करना पड़ता है। यूज़र सेंट्रिक, डिज़ाइन थिंकिंग इज जनरली यूज टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स or new problems that respond to the requirements to the user. It is a human or user-centric in nature, which means that it gives preference to human. This is because humans are the drivers of the innovations and such crucial part steps into it. डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, अपने को सीधा सबसे पहले वो समझो, कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना, ये चीज़ कैसा करना है, उसका तरीक़ा कैसा अपनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग। एक प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन कैसा निकालेंगे, डिज़ाइन करना, ठीक है। तो डिज़ाइन थिंकिंग, एक डिज़ाइन थिंकिंग कैसी रहती, कोई भी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन ढूंढना, वो प्रॉब्लम पहले से है या नई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन को ढूंढ के डिज़ाइन करना। आइडिएशन, डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ सॉल्यूशन बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर दोज whose main focus will be generating upcoming ideas and obtaining feasible solution। सेम जो है ना, नए नए आइडियाज़ को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करना। पहले अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई आइडिया सोचा, कोई डिज़ाइन करा मोबाइल को, आज हम यूज़ करते, तो हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से सॉल्व हो जाते। इंटरनेट है, पहले नहीं था, आज इंटरनेट है, आज जो है ना पूरा वर्ल्ड इंटरनेट पे चलता। कोई सोचा, कोई डिज़ाइन करा, इसलिए आज हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइटरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दिस प्रिंसिपल इज यूज टू टर्न द सेलेक्टेड आइडियाज़ इनटू प्रोटोटाइप्स। आइटरेशन का मतलब पहले एक सैंपल तैयार करना, फिर देखना उसमें क्या कमियां हैं, फिर उसका दूसरा सैंपल तैयार करना मॉडिफाइड, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फाइनल बने तक, उसको प्रोटोटाइप्स बोलते हैं। तो आइडियाज़ में क्या रहता, अपन इस किस्म से डिज़ाइनिंग करते हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग इंकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स एंड, कई लोग मिलके, कई अलग अलग लोग मिलके डिज़ाइन करते हैं। मोबाइल फ़ोन कोई एक आदमी डिज़ाइन नहीं करा, एक कंप्यूटर कोई एक आदमी डिज़ाइन नहीं करा, तो हर चीज़ पे कई लोगों का इसके अंदर कोलैबोरेशन रहता है, जो साथ मिलके क्या करते हैं, एक एक पार्ट पे उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। बायस टुवर्ड्स एक्शन, डिज़ाइन थिंकिंग इज एन अप्रोच टुवर्ड्स द एक्शन दैट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर डिस्कशन। It focuses on direct interactions with the users rather than thinking about the need of the user। ठीक है, डिज़ाइन करने से पहले, डिज़ाइन करते वक्त दोनों टाइम पे क्या करते, जो यूज़ करने वाला है वो चीज़ को उससे पूछते तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, और ये चीज़ अब आप थोड़ा उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं। ये टेस्टिंग करने के बाद में तुम्हारे को जो है कैसा दिखा ये चीज़, इसमें क्या चेंजेस होना, तो सीधा यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, ना कि कोई बुक पढ़ के उन लोग डिज़ाइन करते हैं। ओके, चलिए, आई थिंक दिस इज़ लास्ट यूनिट जनरल है पूरी। डिस्कस द फैक्टर्स विच मेक्स एन इंडिविजुअल ग्रेट, एक आदमी को ग्रेट बनाने के लिए क्या चीज़ें रहते हैं। सबसे पहली है इसके अंदर ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप, जिसके साथ भी रिश्ता रखो, दोस्ती रहने दो, कोई भी रिश्ता रहने दो, वो हमेशा उसमें ईमानदारी बरतने वाला रहा तो उसको ग्रेट बोल सकते हैं। अ ग्रेट इंडिविजुअल विल बी एबल टू स्टे इन रिलेशनशिप विद फैमिली एंड अदर्स फॉर लॉन्ग पीरियड, उन्हें क्या है, रिलेशंस में बहुत लंबे टाइम तक रहता है।
रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। पोलाइट बिहेवियर, हमेशा जो है अपना जो है अच्छा बिहेवियर जो है ना रखना, मोहब्बत भरा पोलाइट जो है ना शांत बिहेवियर मेंटेन करना। कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स, एक हमेशा कोई हेल्प करा या कोई अच्छा करा तो हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट करते रहना, उसकी शाबाशी देते रहना, ठीक है, अच्छे तरीक़े से जो है उसको ट्रीट करना। काइंड एंड मैनर्स, उसके पास अखलाक रहना हमेशा, और उन्हें बहुत ही काइंड हार्ट का रहना, लोगों की मदद करते रहना। ऑन टाइम वर्क, काम उन्हें वक्त पे करना हमेशा, ठीक है, टाइम टेबल फॉलो करना। स्माइल ऑन फेस, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। वेदर गुड और बैड थिंग्स हैपन, चाहे कुछ भी हो लाइफ में। फ्रेंड सर्कल, द फ्रेंड सर्कल ऑफ अ ग्रेट इंडिविजुअल विल बी बिगर देन नॉर्मल पर्सन, एक अच्छे आदमी का, एक ग्रेट आदमी का फ्रेंड सर्कल हमेशा क्या रहता, बड़ा रहता, ठीक है, नॉर्मल इंसान से। लॉयल्टी, हमेशा वफादार रहना उन्हें। कंसिस्टेंट, हर काम में कंसिस्टेंसी रहना उसको, यानी कि लगातार वो काम करते रहना, उन्हें रुकना नहीं। ओके, नेक्स्ट है हाउ लीडर्स कैन सेल थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कभी मुश्किल हालात आ गए तो लीडर उसको कैसे तरीक़े से मैनेज करता। सबसे पहला है रिमेन काम, उन्हें अपने आप को शांत रखता, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाओ अपने आप को हमेशा काम, कंपोस्ट और कूल रखता। ही शुड कंट्रोल हिज नेचुरल इमोशंस रिएक्शन टू द क्राइसिस सिचुएशन, उन्हें हमेशा जो है अपने इमोशंस को जो है ना मेंटेन करता, उन्हें क्या है कैसा भी सिचुएशंस आने दो। ऑल हिज फॉलोअर्स वुड लुक अप टू हिम, अगर देखे कि कुछ परेशानी आ रही, जैसा टीम का एक कैप्टन है, अगर कैप्टन परेशान दिखा तो प्लेयर खुद परेशान हो जाते हैं, कैप्टन अगर जो है ना परेशान नहीं दिखा तो प्लेयर भी परेशान नहीं होते। इनिशिएट एक्शन, लीडर शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, एसेस इन्फॉर्मेशन, डिस्कस इमीडिएटली चीज़ें उन्हें समझना, समझ के किस हिसाब से एक्शन शुरू करना है, जल्द से जल्द एक्शन शुरू करना। वेट कर लेते हैं, नहीं बैठना, हालात सुधरते ही क्या है कि आगे क्या करूँ, नहीं, इनिशिएट जो है जल्दी से जल्दी का एक्शन को इन्हें इनिशिएट कर देना। गाइड्स हिज फॉलोअर्स, जो भी उसके साथ है काम करने वाले उसके अंडर में, सबको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करना। टेक रेशनल स्टेप्स, अ गुड लीडर वुड टेक प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स, सही समझदारी के कदम उठाना, जो दिल में आया होले शोले कामा नहीं करना, जो ज़रूरी है, जिससे फ़ायदा होता, जो वाकई में उसका सोल्यूशन निकल रहा, वही स्टेप्स लेना। ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, अ लीडर कैन मैनेज एंड फेस अ क्राइसिस सिचुएशन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑब्जेक्टिव बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ही वुड नॉट मेक वर्क assumption to arrive at incorrect conclusion. Instead of that he could discuss and guide. ऑब्जेक्शन करना उन्हें हमेशा, अगर कोई चीज़ सही नहीं है, गलत हो रही, बेतरतीब है, तो हमेशा उसको ऑब्जेक्शन करना, जैसा बोले एक्सेप्ट नहीं करना। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट और क्राइसिस सिचुएशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लीडर वुड बी रेडी टू शेयर ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, हमेशा अपने फॉलोअर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। टारगेट की प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है उसको टारगेट करना और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करना। डिफरेंस, एक्सप्लेन द एथिक्स वर्सेस मोरल्स वर्सेस वैल्यूज। एथिक्स किसको बोलेंगे, मोरल किसको बोलेंगे, वैल्यूज किसको बोलेंगे। एथिक्स रेफर्स टू द एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यू एंड हैबिट्स बिलोंगिंग टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। एथिक्स जो है एक आदमी में क्या जो है ना उसके एटीट्यूड रहता, उसका बिलीव रहता, उन्हें कैसा बिहेव करता, उसकी आदतें क्या रहती, ये पूरे एथिक्स के अंदर आता है, यानी पर्सनल रिलेशन। मोरल रेफर्स टू द एक्ट रिस्पेक्टिंग पीपल, मोरल अखलाक में आते, तुम लोगों के साथ अपना बिहेवियर कैसा करें। वैल्यूज, वैल्यूज रेफर्स टू द कैरेक्टर्स, ट्रेट्स एंड एक्शंस ऑफ एनीवन आइदर गुड और बैड। वैल्यूज़ क्या है, आपके फीचर्स है, आपके जो है क्वालिटीज़ है, ठीक है, आप दूसरों के साथ कैसा अच्छा या बुरा बर्ताव कर रहे हैं। एथिक्स इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल कंडक्ट, मोरल इन्वॉल्व्स गुड कंडक्ट, वैल्यूज इन्वॉल्व्स सोशिएटल कंडक्ट। एथिक्स में क्या है, प्रोफेशनल कंडक्ट्स रहता, यानी कि आप जो है लोगों के साथ जैसा काम कर रहे हैं, आप जैसा रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रहेंगे उस हिसाब से रहेंगे, ऑफिस में गए तो ऑफिस के हिसाब से रहेंगे, तो आपका कंडक्ट प्रोफेशनल रहना। मोरल में क्या है, गुड कंडक्ट रहना, अखलाक में क्या रहता, अच्छे अखलाक ही देखे जाते।
वैल्यूज़ इनवॉल्व सोशिएटल कंडक्ट। वैल्यूज़ में क्या है, सोसाइटी में आप कैसा रह रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। द टर्म एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस। द टर्म मोरल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स मोरेस। द टर्म वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलरे। ये तीनों जो है अपने को अलग अलग लैंग्वेजेस से डिराइव किए गए हैं। इट कैन बी एन एटीट्यूड और बिलीफ विच मेक्स अ पर्सन टू बिहेव मोरली इन प्रोफेशनल डिसीजन। जब भी उन्हें प्रोफेशनल डिसीजन लेता उसमें उन्हें अखलाकी तौर से बिहेव करना, अपने काम की जगह पे या अपनी फैमिली की जगह पे। इट इज़ अ सिस्टम विच इंक्लूड्स रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर गाइडिंग एंड इवेल्युएटिंग द ह्यूमन कंडक्ट। इसमें रूल्स है, प्रिंसिपल है, जैसे आपने वो घर में सिखाए जाते, किन लोगों के साथ में कैसा रवैया रखना, बड़ों के साथ कैसा रहना, हम उम्र के साथ कैसा रहना, वो ह्यूमन कंडक्ट रहता। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर विच आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट, वर्थवाइल एंड डिज़ायरेबल बाय सोसाइटी। यहाँ क्या है, सोसाइटी में जैसे अपनी बस्ती में या अपने लोगों में, ख़ानदान में अपन कैसा रह रहे हैं, ये उसके अंदर आता। एथिक्स आर कम्प्लीटली रिलेटेड टू अ पर्सन्स प्रोफेशनल प्रिंसिपल। वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। Personal moral code of conduct and ethics. Personal mode of conduct or ethics are the ethical principle, moral or code of conducts of a person which he follows in his personal and daily life. These ethics are learned by a person from his childhood through parents, friends and relatives. आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आप ये सब चीज़ें जो है अपन लाइफ में कैरी करते हैं। अपन बच्चे को देख के बोल सकते हैं कि घर में उन्हें क्या सीख रहा, या पेरेंट्स के देख के क्या सीख रहा, या उसी सोसाइटी में क्या सीख रहा बचपन से, तो वो होता पर्सनल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। दीज एथिक्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। हर एक की ज़िंदगी में इसका बहुत ही अहम रोल रहता। ऑनेस्टली, ओपननेस, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, केयर, रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल एथिक्स। तो ये सारे गुड फीचर्स जो है पर्सनल एथिक्स में रहना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल एथिक्स, उसूल क्या क्या है। सबसे पहला है रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम ऑफ अदर्स, इसी में समझा जाता हूँ मैं। तो दूसरों के लिए जो है, दूसरों की आज़ादी के लिए जो है हमेशा रिस्पेक्ट रहना, यानी किसी की प्राइवेसी में अपन दखल नहीं देना, किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना, हमेशा जो है डिस्टेंस मेंटेन करना लोगों से। उन्हें जहाँ तक कंफर्टेबल है अपने साथ कंफर्टेबल है ना, जहाँ से प्राइवेसी उनकी वो फील कर रहे अपन वहाँ से डिस्टेंस पे आ जाना। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग हार्म, किसी को भी अपनी तरफ से नुकसान या तकलीफ़ या दर्द नहीं होना। बेसिक जस्टिस विच इज़ फेयर, ठीक है, हर एक के साथ इंसाफ करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, दूसरों के अच्छे के लिए हमेशा जिम्मेदार बनना, अपन दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर या अच्छा करना। डूइंग गुड और बिलोवेंस, ठीक है, हमेशा अच्छा करते रहना। विलिंग कंप्लायंस विथ लॉ, जो कानून है वो कानून के हिसाब से चलना। रिजेक्टिंग टू टेक अनफेयर एडवांटेज, किसी का भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, हमेशा ईमानदार रहना और भरोसेमंद रहना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनली जो है अपन कैसा अखलाक मेंटेन करना, अपन जो है ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में या अपनी लाइफ में। पहली चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी, हमेशा राजदारी रखना, किसी के राज किसी के सामने नहीं खोलना। अवॉइडिंग अपैरेंट और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी कोशिश करना कि अपनी और उसकी नहीं बन रही कोई चीज़ को लेके वो चीज़ पे डिस्कशन नहीं करना। ड्यूटी ऑफ केयर और ड्यू डिलीजेंस, हमेशा एक दूसरे का जो है ख्याल रखना। इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिविटी, कभी भी इम्पार्शियल रहना, किसी अब दो दोस्तां हैं, किसी एक को आप सपोर्ट कर रहे हैं नाजायज़, किसी को नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमेशा इम्पार्शियल रहना, हमेशा जो है किसी एक का सपोर्ट नहीं करना, जो सही है वो सही है। फिडेलिटी टू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको लेके हमेशा ईमानदार रहना। जैसा आगे स्कूल जा रहे तो स्कूल में पढ़ लेना, कॉलेज है, कॉलेज से जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्लासेस के, अटेंडेंस के, टीचर्स को लेके, ऑफिस में जो भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईमानदारी से निभाना। ओपननेस एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर, हमेशा ओपन रहना और कभी भी कोई भी चीज़ें छुपाना नहीं। बस काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।